तो ये है स्पॉइलर वाला एक्सप्लेनेशन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का। तो स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। इस मूवी में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी चीजें दिखाई गई, जैसे कि टाइमलाइंस, मल्टीवर्स और कैंग खुद, जो कि मार्वल के फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। और मुझे लगता है कि उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कैंग, जो कि हमने इस मूवी में देखा और मुझे लगता है कि वो मरा नहीं है। एक रूल है मूवीज में कि अगर आपने किसी को मरते हुए नहीं देखा तो वो नहीं मरा है। और ऊपर से ये तो कॉमिक बुक मूवीज है, इन मूवीज में कोई भी कभी भी वापस आ सकता है अगर स्टूडियोज चाहे तो। शुरू करते हैं कैंग और जैनेट से। कैंग बोलता है कि उसे एक्साइट किया गया था, किसने? इसका जवाब हमें मिलता है पोस्ट क्रेडिट्स में, जहाँ की हम देखते हैं काउंसिल ऑफ कैंग्स को। तो काउंसिल ऑफ कैंग्स एक ग्रुप है बहुत सारे अलग अलग कैंग्स का, जो कि अलग अलग यूनिवर्स से आते हैं, और इसी काउंसिल ने कैंग को बाहर निकाल दिया था। तो देखो, कैंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और लोकी के फिनाले में हम देख चुके हैं कि ही हू रिमेन्स, जो कि खुद भी कैंग का एक वेरिएंट था, उसने बाकी सारे कैंग्स की टाइमलाइन को प्रूव कर दिया और एक टाइमलाइन बनाई जहाँ की वो अकेला बस कैंग का वेरिएंट था और उसने बाकी सारे कैंग को पैदा होने का मौका ही नहीं दिया। तो सिल्वे ने मारा ही हू रिमेन्स को और फिर इसी वजह से बाकी कैंग्स पैदा होना शुरू हो गए। बहुत सारी टाइमलाइंस बनी और वहां से ही अलग अलग कैंग आना शुरू हुए। उन्होंने कैंग का काउंसिल बनाया। तो एक क्वेश्चन आता है, अगर सिल्वे ने ही हू रिमेन्स को लोकी के फिनाले में मारा तो फिर कैंग कैसे आया क्वांटम ब्रैल में एंटमैन 2 के इवेंट्स में, या फिर उससे भी पहले? तो कैंग क्वांटम ब्रैल में कैसे पहुंचा लोकी के इवेंट्स के पहले? तो इसकी मेरे पास एक थ्योरी है और उसके लिए मैंने लोकी का फिनाले फिर से देखा। तो तुम्हें समझना होगा कि टाइम कैसे काम करता है। तो टाइम एक ऐसी चीज है जो कि एक ही डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ती रहती है और अगर उसमें कुछ चेंज आते हैं तो उसकी एक ब्रांच बन जाती है और वो ब्रांच एक नया यूनिवर्स बन जाता है, जैसे कि एमसीयू में होता आ रहा था। और उस इवेंट में जो भी चेंजेस हुए, जिसे कि नेक्सस इवेंट कहा जाता है, उससे एक नई टाइमलाइन बनती है और उस नई टाइमलाइन में भी अगर कुछ नया चेंज हुआ तो उससे भी एक नया यूनिवर्स बनेगा और इसी को कहा जाता है मल्टीवर्स, कि हर पॉसिबिलिटी का हर एक यूनिवर्स है जो भी आप सोच सको। और अगर हम एमसीयू में देखें तो मल्टीवर्स यहाँ पे भी आ चुका है ही हू रिमेन्स के डेथ के बाद। तो जैसे कि मैंने कहा कि टाइम एक डायरेक्शन में बढ़ता है रियल लाइफ में, लेकिन एमसीयू में ये एक सर्कुलर फॉर्म में दिखता है। इसका मतलब है कि उसका कोई एंड नहीं है, ना ही उसका कोई स्टार्ट है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो चीज एक पॉइंट पे होगी वो फिर से लौट के वापस आएगी और फिर से रिपीट होगी। और शायद से इसी को कहा गया था थ्रेशोल्ड। ही हू रिमेन्स बोलता है कि मुझे यहाँ तक सब पता था कि क्या होने वाला है और इसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो अगर सर्कुलर टाइमलाइन में अगर एक चेंज होता है तो वो पास्ट को भी अफेक्ट करेगा और फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगा। और शायद से यही हुआ ही हू रिमेन्स की डेथ के बाद, कि उसने फ्यूचर को तो अफेक्ट किया ही लेकिन पास्ट को भी अफेक्ट किया और उसी की वजह से मार्वल की सारी हिस्ट्री चेंज हो गई और कैंग के वेरिएंट्स हर टाइम में आना शुरू हो गए, जैसे कि रामाटोट और क्वांटमेनिया का कैंग क्वांटम रियल में, और फिर बना काउंसिल ऑफ कैंग्स। तो ये एक थ्योरी है मेरी। फिर हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ कैंग, जिसे कि हमने पोस्ट क्रेडिट में देखा था, वो क्या है? तो वो सारे कैंग्स के वेरिएंट्स का एक ग्रुप है जिसे कि लीड करता है इमॉर्टस, जो कि कैंग का सबसे पावरफुल वेरिएंट है। फिर है रामाटोट, जो कि अगेन एक कैंग का वेरिएंट है, जो कि पास्ट के इजिप्ट में चला गया था और वहां का लीडर बन गया था अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बदौलत। फिर है स्कारलेट सेंचुरियन, जो कि अगेन एक कैंग का वेरिएंट है और इसी को रेफर करते हुए कैंग एक सीन में बोलता है कि उसके बाकी सारे वर्जन बच्चों जैसे हैं और वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनकी वजह से बहुत से इनकर्जन्स हो रहे हैं, टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो रही है और मल्टीवर्स की डेथ हो रही है। और मल्टीवर्स की डेथ यानी कि सीक्रेट वॉर्स, ये उसी का रेफरेंस है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में लास्ट में सारे के सारे मल्टीवर्स चले जाते हैं और बस 2 यूनिवर्स बचते हैं, जो कि मार्वल का मेन 616 यूनिवर्स और द अल्टीमेट यूनिवर्स। और फिर मेन वाला कैंग उसी सीन में बोलता है कि उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे बहुत सा केओस होने वाला है उसके वेरिएंट्स की वजह से, और उनको वो रोकना चाहता है। उसके बाकी सारे वेरिएंट्स को वो मारना चाहता है जिन्होंने की काउंसिल ऑफ कैंग से उसे निकाल दिया गया था। तो उसको क्यों निकाला? तो देखो, ये वाला कैंग का वेरिएंट बहुत डिफरेंट है बाकी कैंग के वेरिएंट से। ये चाहता है कि मैं अकेला ही कैंग का वेरिएंट रहूं और मैं अपने हिसाब से टाइमलाइंस को चलाऊं। तो क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है इस कैंग के वेरिएंट में और ही हू रिमेन्स में, जो कि हमने लोकी में देखा था? वो चाहता था कि बाकी कैंग के वेरिएंट्स मल्टीवर्स को क्रिएट ना करें, मल्टीवर्स वॉर ना हो और वो बस अकेला कैंग का वेरिएंट हो और बस उसी के हिसाब से एक सीक्रेट टाइमलाइन चलती रहे। और ये वाला कैंग भी शायद से वही चाहता है, लेकिन ये थोड़ा अग्रेसिव है और ये चाहता है कि मैं मल्टीवर्स को क्वानकर करूं। और मुझे लगता है कि इस कैंग के वेरिएंट का फेट आखिर में यही होगा, मल्टीवर्स सागा के एंड में शायद से ये वाला कैंग का वेरिएंट ही हू रिमेन्स बन जाए। और अगर आपको याद होगा तो ही हू रिमेन्स लोकी के फिनाले में बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम मुझे आज मारो, लेकिन मैं फिर से वापस आऊंगा और फिर से मैं इसी सीट पर बैठूंगा, क्योंकि यही एक ओनली वे है मल्टीवर्स वॉर को रोकने का। और जैसा कि मैंने कहा कि इस कैंग के वेरिएंट को, जिसको कि हमने क्वांटमेनिया में देखा था, उसको
बाकी कैंग से बहुत डिफरेंट दिखाया गया है, उसको पावरफुल भी दिखाया गया है कैंग से। जैसा कि हम पोस्ट क्रेडिट में देखते हैं, बाकी कैंग के वेरिएंट सच में बच्चों जैसे हैं और ये वाला कैंग का वेरिएंट डिफरेंट है। ये शायद से उनसे सुपीरियर है, उनसे पावरफुल है, उनसे इंटेलिजेंट है और शायद से इसीलिए इस कैंग को मारना एक मिस्टेक टाइप की होगी, क्योंकि आपको फिर से एक नया वाला कैंग का वेरिएंट बनाना पड़ेगा आगे की मूवीज में। और शायद से इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये वाला कैंग का वेरिएंट जिंदा होगा। और अगर हम वो वाला सीन देखें जहाँ की एंटमैन मल्टीवर्स कोर पर रेड और ब्लू डिस्क दोनों यूज करता है एक ही साथ में, और रेड और ब्लू डिस्क का काम अलग अलग होता है। एक का काम होता है कि चीज को छोटा करना और एक का काम होता है कि चीज को बड़ा करना, और उसी वजह से एक अलग ही रिएक्शन होता है उस कोर में और ऐसा चांस है कि वहां पे कैंग शायद से ट्रैप हो जाए उस कोर के अंदर। फिर बात करते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें कि अगेन एक कैंग का वेरिएंट हमें दिखता है जो कि है विक्टर टाइमली, जिससे कि हम देखते हैं कि लोकी ढूंढ रहा है। और शायद से यही होगा लोकी के सीजन 2 में कि लोकी अलग अलग कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढता है, उनको मारता है, उनको अरेस्ट करता है। आप अगर देखोगे तो लोकी जैसे ही विक्टर टाइमली को देखता है वो पहचान जाता है कि यही वेरिएंट है कैंग का, क्योंकि उसने देखा था ही हू रिमेन्स को और उसी के जैसा दिखता है विक्टर टाइमली, क्योंकि दोनों को एक ही एक्टर ने प्ले किया है जो कि है जोनाथन मेजर्स। और तभी शायद से लोकी को समझ आएगा कि ही हू रिमेन्स सही बोल रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड ने कांड कर दिया। और विक्टर टाइमली की थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि विक्टर टाइमली एक कैंग का वेरिएंट है जो कि 1901 के न्यूयॉर्क में अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहता है और ये अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से एक इंडस्ट्री बनाता है और वहां पे नए नए इन्वेंशंस करता है। लेकिन ये हुई बाहर की बात, लेकिन इस प्लान के पीछे वो टाइमलाइंस को क्वांकर करने का प्लान बनाता है। तो यही था एक्सप्लेनेशन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो।